नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो आज हम गोदावरी नदी तंत्र के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे आपको नदियों के तंत्र के ऊपर वीडियो मिलते रहेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है। और बात की जाए इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो त्र्यंबकेश्वर है, तो वहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का। ठीक है। इसकी आयु की बात की जाए तो आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बात की जाए इसके लंबाई की, गोदावरी नदी की लंबाई, तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर की गोदावरी नदी की लंबाई है। गंगा के बाद गोदावरी जो नदी है ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो उसमें से एक स्थित है त्र्यंबकेश्वर में ज्योतिर्लिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है, और ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, इसके तट पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण शहर है, जैसे कि नासिक हो गया, त्र्यंबकेश्वर, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, भद्राचलम, निजामाबाद, राजमुंदरी, बालाघाट, यामन और कोवूर इसके तट पर स्थित ये महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। और इसमें से ही दोस्तों राजमुंदरी जो है ये गोदावरी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ था। ठीक है, और ये बाद में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी में नासिक में गोदावरी से नदी मिलती है जिसका नाम है दारणा नदी, जो कि दक्षिण तरफ से आती है। मतलब दोस्तों दाएं तरफ से ये नदी निकलती है जिसका नाम है दारणा नदी, और ये नासिक में गोदावरी नदी के साथ मिल जाती है। दोस्तों दारणा नदी जो है ये करसुबाई चोटी से निकलती है। तो करसुबाई चोटी की अगर आपको ऊंचाई पूछी जाए तो 1646 किलोमीटर की करसुबाई चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, दारणा नदी के थोड़े दूरी पर एक और नदी निकलती है दक्षिण की तरफ से, मतलब दाएं तरफ से, जिसका नाम है दोस्तों प्रवरा नदी। इसके साथ एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मूला नदी। तो ये दोनों मिलाकर दोस्तों एक संगम तैयार करते हैं, उस संगम का नाम है प्रवरा संगम। प्रवरा नदी निकलती है सबसे पहले और मूला नदी बीच में मिल जाती है, और ये दोनों प्रवरा संगम तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद गोदावरी की उत्तर की तरफ से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है पूर्णा नदी, जो कि अजिंठा पर्वत से निकलती है और गोदावरी नदी से आकर परभनी जिले में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर दिशा से बाएं तरफ से निकलने वाली जो नदी है उसका नाम है पूर्णा नदी, जो कि अजिंठा पर्वत से परभनी इस जिले में मिल जाती है गोदावरी इस नदी से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नदी निकलती है उसका नाम है मांजरा नदी। तो ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि अहमदनगर जिले के बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है ये मांजरा नदी। दोस्तों ये बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है और बाद में ये गोदावरी नदी से जाकर मिलती है तेलंगाना में निजामाबाद के पास। ठीक है, ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये एक और ये प्रश्न आपका बन जाता है अगर पूछा जाए एग्जाम में, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका नाम है मांजरा नदी। ठीक है, जो कि ये दक्षिण तरफ से निकलती है, दाएं तरफ से निकलती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है उत्तर की तरफ से, मतलब बाएं तरफ से निकलने वाली नदी है जिसका नाम है पैनगंगा, और एक नदी है जिसका नाम है वर्धा नदी। ठीक है, तो ये वर्धा जो नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। तो दोस्तों ये दोनों जो नदियां हैं, एक है पैनगंगा और एक है वर्धा, ये दोनों दोस्तों आगे जाकर मिलते हैं वैनगंगा नदी से, जो कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से निकलती है महादेव पहाड़ियों से। दोस्तों पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा ये तीनों नदियां आगे जाकर एक संगम बनाती है जिस संगम का नाम है प्राणहिता। और दोस्तों ये जो प्राणहिता जो संगम है ये कहाँ पर बनता है? ये कालेश्वरम तेलंगाना में ये संगम बनता है पैनगंगा, वर्धा और वैनगंगा, जो कि महादेव पहाड़ियों से निकलती है वैनगंगा नदी। तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी में प्राणहिता ये संगम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राणहिता के बाद उत्तर की तरफ से एक और नदी आती है जिस नदी का नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है दोस्तों, ये जो इंद्रावती नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये ओडिशा कालाहांडी से निकलती है, जो कि गोदावरी से जाकर भद्रकाली, बीजापुर, छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती नदी के ऊपर छत्तीसगढ़ इस जिले में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ इस जिले में चित्रकूट वाटरफॉल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो नदी है जिसका नाम है साबरी नदी, तो इसका उद्गम होता है ओडिशा से और ये लास्ट में जाकर गोदावरी से दोस्तों कोनवरम आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आते आते गोदावरी नदी का जो प्रवाह है, मतलब जो फ्लो है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसके कारण गोदावरी नदी का जो प्रवाह है वो दो धारा में बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस दो धारा के नाम जान लेते हैं। तो पहले का नाम है गौतमी और दूसरे का नाम है वाशिष्ठी। ठीक है, तो ये दोनों धारा में आकर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ तक आते आते गोदावरी का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, जो कम हो जाता है। तो यहाँ तक आते आते दो फ्लो में बढ़ जाती है, पहले का नाम है गौतमी और वाशिष्ठी। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आपको चैनल पे मिलते ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।